प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना, मर जाएंगे आशिक वरना, इतना करम कर लेना, प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना। जी हाँ दोस्तों, ये कहना हमारा आपसे कि आप जो हमें प्यार देते हैं उसको कभी कम मत करना। लगातार इसी तरह से हमारी वीडियो को देखते रहिएगा और अपना प्यार हम पर बरसाते रहिएगा और हम अपना प्यार आप पर यूं ही लुटाते रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों देर किस बात की, शुरुआत करते हैं आज के पॉइंट की। आज का पॉइंट हमारा है पंचायती राज व्यवस्था। तो पंचायती राज व्यवस्था की यदि हम बात करें तो पिछले वीडियो में हमने बखूबी जाना था कि किस तरह से पंचायती राज व्यवस्था को भारत में लागू किया गया। सबसे पहले कहां पर किया गया, उसके बाद कहां पर किया गया, महाराष्ट्र में कब, असम में कब, तेलंगाना में कब, तमिलनाडु में कब और पश्चिम बंगाल में कब, और सबसे पहली बार ट्राई किया गया आंध्र प्रदेश में और पहली बार लागू किया गया राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में। ठीक है, तो चलिए पहली बात तो मैं ये बता दूंगा आपको कि कल एक पॉइंट था, एक डेट गलत हो गई, मतलब मैंने बोला सही पर लिख दिया गलत। अब देखिए क्या करें, हाथ भी साथ साथ चलता है, जबान भी साथ साथ चलती है और माइंड का संतुलन भी होता है। ठीक है, तो जो हमने बात करी थी ना कल ब्रिटिश साम्राज्य की, तो वहां पर एक डेट थी 1858। डेट मैंने बोला सही 1858, लेकिन लिख कितना दिया था मैंने, 1885, यानी 1885 लिख दिया मैंने। ब्रिटिश शासन यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो चला था वो 1858 तक चला था। मैंने बोला सही था पर लिखा गया 85, तो उसको काट करके ये वाला सही कर लीजिए, वैसे मैंने बोला सही था। ठीक है, चलिए आज हम बात करने वाले हैं पंचायती राज व्यवस्था के बारे में कि कई महत्वपूर्ण समितियों का गठन किया गया था पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। जैसे कल हमने बात करी थी बलवंत राय मेहता समिति की, तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 और बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा ही जो है हमारे भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। लेकिन और कौन कौन सी पंचायती राज से संबंधित समितियां हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग डाल सकते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण समितियां। चलिए जानते हैं इस टॉपिक को, जिसमें हम पहली समिति की बात कर चुके हैं। दूसरी समिति की यदि हम बात करें तो उसका नाम मिलता है अशोक मेहता समिति। तो चलिए बात करते हैं इसकी पहली समिति यानी अशोक मेहता समिति। इस अशोक मेहता समिति की यदि हम बात करें तो पहला प्रश्न यही बनता है कि अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया, तो 1977 में, यानी इसका गठन जो किया गया वो 1977 में गठन किया गया। अब अशोक मेहता समिति की यदि हम बात करें तो इसने पंचायती राज व्यवस्था के सुधार की बात कही, और पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु इसने जो कहा, इसने ये कहा कि सबसे पहले हम बात करें कि 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। 1978 में इसने अपनी रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट में कहा कि इसमें जो है भैया थोड़ा सुधार करो। अब सुधार क्या करना था भाई, इसने 4 स्तर की पंचायती राज व्यवस्था की बात की, जिनमें 4 स्तरों की यदि हम बात करें तो जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर, सॉरी 2 स्तरों की बात करी थी इसने, जिला स्तर पर और मंडल स्तर पर। और इन दोनों सुधारों को कहा कि इसमें जो है 2 स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था का गठन करो। लेकिन यदि हम बात करें केंद्र सरकार की, तो उस समय केंद्र सरकार ने इस समिति की सिफारिश को, इस समिति की बात को अस्वीकार कर दिया। अब जब अस्वीकार कर दिया तब क्या हुआ, तब एक और समिति गठित की गई और उस समिति ने क्या कहा उसको भी हम जानेंगे। लेकिन पहले हम इसकी कुछ बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अशोक मेहता समिति जो है इसका गठन हुआ 1977 में, और इस समिति की यदि हम बात करें तो इसमें सदस्यों की संख्या जो थी वो संख्या थी इसमें 13, यानी 13 सदस्य थे अशोक मेहता समिति में। और इस समिति ने अपनी जो रिपोर्ट दी थी अगले ही वर्ष यानी 1978 में, 13 सदस्य थे और इसने अपनी रिपोर्ट
रिपोर्ट दी 1978 में। और इस रिपोर्ट में इसमें क्या कहा, इसमें कहा कि भैया जो है समय यानी जो पंचायती राज व्यवस्था है ये केवल 2 स्तर की होनी चाहिए। और वो 2 स्तर की यदि हम बात करें तो एक तो जिला स्तर पर और दूसरी होनी चाहिए मंडल स्तर पर। इसने कहा कि यह यानी पंचायती राज व्यवस्था 2 स्तर पर होनी चाहिए, 2 स्तर पर होनी चाहिए। अब यदि हम बात करें तो वो 2 स्तर पर कौन सी भैया, एक सबसे पहले जो प्रश्न उठता है वह उठता है जिला स्तर का, नंबर 1 जिला स्तर पर। और जिला स्तर पर आप जानते हो कौन होता है, जिला स्तर पर जिला परिषद होती है, यानी जिला परिषद। और दूसरी यदि हम बात करें तो दूसरी इसने बात करी थी मंडल स्तर पर, और मंडल स्तर पर कौन थी, मंडल पंचायत थी। दूसरी मंडल स्तर पर, और मंडल स्तर पर कौन थी, मंडल परिषद थी, मंडल परिषद। तो अशोक मेहता समिति से तुम्हें महत्वपूर्ण जो बातें याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि सबसे पहले अशोक मेहता समिति का गठन जो हुआ था 1977 में हुआ था। इसमें 13 सदस्य थे और इसने 2 स्तर की बात कही थी, क्या कि पंचायतों का गठन जो करना है केवल 2 स्तर पर करना है, एक जिला स्तर पर जिला परिषद होगी, एक मंडल स्तर पर मंडल परिषद होगी। इसके बाद यदि हम बात करें तो अगली समिति आई थी पीवी राव समिति। राव समिति की यदि हम बात करें तो 1985 में राव समिति का गठन हो जाता है और इस समिति ने 4 स्तर की पंचायती राज व्यवस्था की बात कही थी। लेकिन क्या हुआ था, इसको भी अस्वीकार कर लिया, यानी इसको भी स्वीकार नहीं करा। पहले तो इसे लिख देते हैं, इसे अस्वीकार किया गया, इसे अस्वीकार किया गया। फिर दूसरी समिति की यदि हम बात करें तो उसका नाम है डॉक्टर पीवी राव समिति, डॉक्टर पीवी राव समिति। पहला प्रश्न तो ये बनेगा कि जो पीवी राव समिति है इसका गठन कब किया गया, इसका गठन किया गया 1985 में। तो गठन 1985 में इस समिति का गठन किया गया। और यदि हम बात करें तो योजना आयोग की सिफारिश पर इस समिति का गठन किया गया। योजना आयोग की यदि हम बात करें तो प्रधानमंत्री के अंतर्गत होता है और प्रधानमंत्री योजना आयोग का सदस्य होता है। लेकिन वर्तमान में यदि हम बात करें तो पहले योजना आयोग चलता था जो योजनाओं का निर्माण करता था, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी तो उन्होंने क्या काम करा, 2014 में दिल्ली के लाल किले से घोषणा की कि अब योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग होगा और 2015 में नीति आयोग को लागू कर दिया गया। तो अब आप लोग हिंदी भी पढ़ते होंगे, योजना और नीति दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची है। कहने का मतलब ये है पहले योजना आयोग होता था और अब उस योजना आयोग की जगह जो है नीति आयोग होता है। ठीक है, कौन होता है, नीति आयोग होता है। ठीक, तो इस समिति की हम बात करें तो जो इसका गठन किया गया था योजना आयोग की सिफारिश पर किया गया था, योजना आयोग की सिफारिश पर, योजना आयोग की सिफारिश पर इस समिति का गठन किया गया था। और इस समिति ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी, गठन हुआ था 1985 में, अगले ही वर्ष 1986 में इसने अपनी रिपोर्ट दी, यानी रिपोर्ट जो दी थी वो 1986 में दी थी। और इसने अपनी रिपोर्ट में कहा था, क्या कहा था कि इसने 4 स्तर की बात की थी, 4 स्तर की बात की थी कि भैया पंचायती राज व्यवस्था को यदि भारत में या पूरे भारत में लागू करना है तो वह 4 स्तर की होनी चाहिए। अब वो कौन कौन से 4 स्तर की है, सबसे पहले हम बात करते हैं तो इसने कहा था नंबर 1 राज्य स्तर पर, नंबर 1 राज्य स्तर पर। और राज्य स्तर पर जो होगी उसका नाम होगा भैया राज्य विकास परिषद, राज्य विकास परिषद। फिर दूसरे नंबर की यदि हम बात करें तो उसका नाम हमें देखने के लिए मिलता है जिले स्तर पर, यानी जिला स्तर पर। और जिला स्तर पर जो होगा वो होगी जिला परिषद, जिला परिषद। फिर तीसरे नंबर की यदि हम बात करें तो तीसरे नंबर की इसने बात करी थी मंडल स्तर पर, मंडल स्तर पर। और मंडल स्तर पर जो होगी वो मंडल परिषद होगी, मंडल परिषद। फिर चौथे नंबर की जो बात करी तो वो बात मिलती है हमें क्या, ग्राम स्तर पर, ग्राम सभा, ग्राम स्तर पर। और वह मिलती है हमें क्या, ग्राम
सभा। तो मुख्य रूप से आपने याद रखना है कि जो डॉक्टर पीवी के राव समिति थी, इस राव समिति ने जो कहा था वो ये कहा था कि पंचायती राज व्यवस्था जो है वो 4 स्तर की होनी चाहिए। राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद, मंडल स्तर पर मंडल परिषद और ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, इसका गठन किया जाना चाहिए। इस समिति का गठन जो हुआ था वो 1985 में हुआ था और 86 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी थी। यदि हम बात करें अगली समिति की, तो अगली समिति का नाम मिलता है लक्ष्मीमल सिंधवी समिति। फिर प्रश्न बनेगा लक्ष्मीमल सिंधवी समिति का गठन कब हुआ? गठन की यदि हम बात करें तो 1986 में इस समिति का गठन हुआ था। इस समिति को क्या कर लिया, देखो इसे भी अस्वीकार किया, इसे भी अस्वीकार किया। केवल काम की जो समिति थी जिसको स्वीकार किया था वो बलवंत राय मेहता समिति ही, जिसको हम 1957 के आधार पर गठित की गई और उसके बारे में हम सारे पढ़ चुके हैं। और इसी पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई और वो आज तक चल रही है। तो इसको यानी अशोक मेहता समिति को अस्वीकार किया गया और पीवी के राव समिति को भी अस्वीकार किया गया, अस्वीकार किया गया। ठीक है, अब फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद चलते हैं हम आगे। लक्ष्मीमल सिंधवी समिति, ठीक है, चलिए डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंधवी समिति, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लक्ष्मीमल सिंधवी समिति जो थी इसका गठन कब हुआ भैया? तो इसका गठन हुआ 16 जून 1986 को, ठीक है। 16 जून 1986 को लक्ष्मीमल सिंधवी समिति का गठन हुआ। और यदि हम बात करें इस समिति की, तो इस समिति ने क्या किया, इसमें ज्यादा बड़ी बात नहीं कही। इसकी विशेष और जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इस समिति ने ये कहा था कि भैया ठीक है तुम पंचायती राज व्यवस्था को भारत में लागू कर दो, शुरू भी कर दो, लेकिन उसको मानेगा कौन? जब तक कि हमारे संविधान में कोई चीज लागू नहीं हो जाती, संविधान में नहीं दर्ज कर दी जाती, तब तक उस चीज को जो है पूरे भारतवर्ष में लागू करना बड़ा मुश्किल होगा, बड़ा कठिन प्रयास था ये। तो कहने का मतलब ये था कि लक्ष्मीमल सिंधवी समिति ने ये कहा कि भैया पंचायती राज व्यवस्था को जो है संवैधानिक दर्जा दो, संविधान में जगह दो, उसके बाद भारत में लागू करो। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसका कि इसने कहा, क्या कहा कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही, संवैधानिक दर्जा देने की बात कही। फिर उसके बाद यदि हम बात करें तो एक और विशेष समिति पूछी जाती है, उस समिति का नाम है थुंगन समिति। थुंगन समिति की यदि हम बात करें तो थुंगन समिति का जो गठन किया गया था वो 1988 में कहा गया। और इस थुंगन समिति ने बड़ी पुरजोर मांग की थी और इसकी पुरजोर मांग को लेकर के यदि हम बात करें तो इस समिति ने ये कहा था, जो इस समिति ने कहा था, क्या कहा था कि भैया पहले पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दो, संविधान में इसको जोड़ो, संविधान में इसको रखो, उसके बाद पूरे देश में इसको लागू करो। तो हम लिख सकते हैं अगली समिति का नाम, और वो नाम हमें मिलता है पी के थुंगन समिति 1988। पी के थुंगन समिति, ठीक है। इसका जो गठन हुआ वो 1988 में हुआ। और इस समिति ने क्या कहा, इस समिति ने कहा था क्या कि भैया संवैधानिक दर्जा दो। और यदि हम बात करें तो 88 में ही इसका गठन हुआ था और 88 में ही इसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी, यानी रिपोर्ट जो दी वो 1988 में दी। और इसने कहा, क्या कहा, जो बात मैंने यहाँ पर लिखी कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही, तो मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ क्या, संवैधानिक दर्जा देने की ही बात कही थी, किसने, पीके थुंगन समिति ने। और यदि हम बात करें तो इसकी सिफारिश पर संवैधानिक दर्जा या संविधान में जगह देने के लिए सबसे पहला कदम जो उठाया उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी।
राजीव गांधी ने क्या काम करा, इस समिति की सिफारिश पर और सारी चीजों का जायजा करने के बाद पंचायती राज व्यवस्था को पूरे भारत में लागू करने के लिए सबसे पहला प्रयास उन्होंने ये किया क्या कि संवैधानिक दर्जा दिया जाए पंचायती राज व्यवस्था को, और तब पूरे भारत में सुचारू ढंग से इसको लागू किया जाए। फिर यदि हम बात करें तो राजीव गांधी द्वारा लोकसभा में बिल लाया भी गया और लोकसभा में वह बिल पास भी हो गया, लेकिन राज्यसभा में जैसे ही ये बिल गया तो राज्यसभा ने उसको अस्वीकार कर दिया, इनकार कर दिया, यानी पास नहीं किया। और यदि हम बात करें तो ठीक एक साल बाद 1989 में ये विधेयक समाप्त हो गया। फिर होता क्या है, कुछ समय पश्चात चुनाव प्रचार के दौरान राजीव गांधी की हत्या हो जाती है तमिलनाडु में, और राजीव गांधी की हत्या के बाद नरसिंह राव अगले प्रधानमंत्री बनते हैं। फिर क्या होता है इसको भी हम जान लेते हैं, लेकिन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं वो क्या है, वो ये है कि यदि कोई भी विधेयक, हम विधेयक कह दें, देखिए यदि हम कहें विधेयक या हम कहें इसको बिल या हम कहें इसको प्रस्ताव, तीनों को एक ही किसी भी नाम से जान सकते हैं, मतलब एक ही है। और ये हम विधेयक कह दें, बिल कह दें, प्रस्ताव कह दें, ये अधिनियम कब बनता है, ये अधिनियम जब बनता है जब इस पर राष्ट्रपति के यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं तो ये विधेयक या बिल या प्रस्ताव क्या बन जाता, अधिनियम बन जाता। लेकिन राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने से पहले क्या करना होता, किसी भी बिल को या किसी भी विधेयक को या किसी भी प्रस्ताव को लोकसभा के दोनों सदनों से गुजरना पड़ता है, सॉरी संसद की यदि हम बात करें तो संसद के 2 सदन होते हैं और एक तीसरा अंग होता है इसका राष्ट्रपति। संसद में लोकसभा से भी पास होना पड़ेगा, राज्यसभा से पास होना पड़ेगा। जब दोनों सदनों से पास हो जाएगा तो वह बिल जाएगा राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति जब उस पर अपनी स्वीकृति दे देंगे, अपने हस्ताक्षर कर देंगे, अपनी मोहर लगा देंगे, तो वह बिल जो है अधिनियम बन जाएगा, या कह सकते हैं कानून बन जाएगा, और उसको संविधान में जगह मिल जाएगी, फिर वो पूरे देश में लागू हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं पीके धुंगन समिति थी, इसका गठन 1988 में हुआ था, 88 में रिपोर्ट दे दी गई, और इस समिति ने क्या कहा कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही कि भैया संविधान में दर्जा दो। लेकिन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जो पहला प्रयास उस समय प्रधानमंत्री थे हमारे राजीव गांधी, और राजीव गांधी ने क्या किया, संवैधानिक दर्जा देने के लिए प्रयास किया। और इस प्रयास की यदि हम बात करें तो इन्होंने 64वां संविधान विधेयक लाए, 64वां संविधान संशोधन विधेयक लाए। जब 64वां संविधान संशोधन विधेयक लाए तो ये लाए भैया लोकसभा। जब ये लोकसभा में लाए तो लोकसभा ने क्या काम किया, लोकसभा ने इस विधेयक को पास कर दिया, यानी पास। और जैसे ही ये राज्यसभा में गया, ये विधेयक राज्यसभा में गया, राज्यसभा ने इसको पास नहीं किया बल्कि अस्वीकार कर दिया, और फिर ये विधेयक क्या हो गया, समाप्त हो गया, यानी 1989 में विधेयक समाप्त हो गया। जब 1989 में विधेयक समाप्त हो गया तो समाप्त होने के बाद यदि हम बात करें तो राजीव गांधी की मृत्यु हो जाती है, राजीव की मृत्यु यानी हत्या होती है उनकी। फिर जो अगले पीएम बनते हैं, अगले पीएम यानी प्रधानमंत्री बनते हैं, वो बनते हैं नरसिंह राव अगले प्रधानमंत्री बनते हैं। अब हम बात करते हैं कि आगे और क्या होता, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो और चलते हैं हम आगे। यदि हम बात करें 1992 की पीवी नरसिंह राव के द्वारा, यानी 1992 पीवी नरसिंह राव, तो इस समय जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे उनका नाम था पीवी नरसिंह राव। नरसिंह राव ने 1992 में एक विधेयक यानी एक प्रस्ताव पारित किया, और इस प्रस्ताव की यदि हम बात करें तो यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न यह बन जाता है कि भैया पंचायती राज व्यवस्था के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था, तो 73वां संविधान संशोधन 1992, यानी नरसिंह राव द्वारा एक विधेयक लाया गया
और इस विधेयक की यदि हम बात करें तो 73वां संविधान संशोधन विधेयक, 73वां संविधान संशोधन विधेयक जो लाया गया था वो 1992 में लाया गया था, या हम कह सकते हैं कि इसको जो तैयार किया गया था वो 1992 में तैयार किया गया था। फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी भी विधेयक को यदि अधिनियम बनना है या कानून बनना है तो उसे संसद से और संसद के दोनों सदनों से गुजरना पड़ेगा। यदि हम बात करें इस विधेयक के बारे में तो जैसे ही हमारी संसद है और संसद के दो महत्वपूर्ण अंग होते हैं, दो महत्वपूर्ण सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। यदि हम बात करें यहाँ से लोकसभा की तो लोकसभा ने जो है ना इसको 22 दिसंबर को पास कर दिया और राज्यसभा ने इसे 23 दिसंबर को पास किया। जब लोकसभा ने इसे पास कर दिया और राज्यसभा ने इसे पास कर दिया तो इन दोनों सदनों से पास होने के बाद ये विधेयक जाता राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति ने क्या काम किया कि देखो संविधान में संशोधन करने के भी कुछ अपने नियम होते हैं। राष्ट्रपति ने क्या काम किया कि राज्य की सहमति लेने के लिए इस विधेयक को राज्यों के पास भेज दिया। अब राज्यों ने भी सहमति जताई, तो यदि हम बात करें तो उस समय भारत के 17 राज्यों ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी। और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि सबसे पहले इस विधेयक को स्वीकार किस राज्य ने किया या किस राज्य ने मंजूरी दी, तो मध्य प्रदेश वह राज्य था जिसने इसको सबसे पहले स्वीकृति दी। फिर उसके बाद क्या हुआ, यदि हम बात करें राष्ट्रपति महोदय की तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 20 अप्रैल 1993 को यानी 20 अप्रैल 1993 को इस विधेयक पर राष्ट्रपति ने अपने हस्ताक्षर किए, और जब राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए तो ये चीज जुड़ गई संविधान में और फिर इसको पूरे देश में लागू किया गया। इस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में थोड़ा सा फर्क पड़ा। क्या फर्क पड़ा? 11वीं अनुसूची जुड़ गई और संविधान के भाग 9 पर असर पड़ा। भाग 9 की यदि हम बात करें तो अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 के ओ तक मुख्य अनुच्छेद जोड़े गए। तो इन बातों को भी हम लिख लेते हैं क्या। फिर राष्ट्रपति ने विधेयक को राज्यों के पास भेजा, राज्यों की सहमति के लिए राज्यों के पास भेजा। अब जब राज्यों के पास भेज दिया तो भैया राज्यों ने भी जो है अपनी स्वीकृति दे दी। तो कह सकते हैं 17 राज्यों ने अपनी स्वीकृति दी। 17 राज्यों ने अपनी स्वीकृति दे दी। और यदि हम बात करें तो पहला राज्य जो था, पहला राज्य वह था मध्य प्रदेश यानी एमपी। फिर 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए। 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए। राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए और तब यह विधेयक अधिनियम बना। क्या बना? अधिनियम बना, या हम कह सकते हैं क्या बना? कानून बना। और जब कोई भी अधिनियम कोई भी कानून बन जाता है तो वह पूरे देश में लागू होता है और सारे देश को वह सर्वोपरि मान्य होता है। अब इससे क्या फर्क पड़ा? भारतीय संविधान के 9वें भाग पर असर पड़ा। जैसे कि अभी मैंने बताया उसमें कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए और भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया। यदि हम बात करें तो प्रश्न पूछा जाता है कि 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो 11वीं अनुसूची का संबंध जो है वह पंचायती राज व्यवस्था से है। तो इसको भी हम लिख लेते हैं। इससे संविधान के भाग 9 पर असर पड़ा। क्या असर पड़ा? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, जानते हैं अभी। क्या असर पड़ा?
तो अभी हमने लिखा कि संविधान के भाग 9 पर असर पड़ा। क्या असर पड़ा भैया? संविधान के भाग 9 में 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए। 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए। और यदि हम बात करें तो अनुच्छेद 243 से 243 के ओ तक, 243 से 243 के ओ तक। फिर क्या किया गया कि इस पंचायती राज व्यवस्था को 24 अप्रैल 1993 में पूरे भारत में लागू कर दिया गया। तो इस बात को भी हम लिख सकते हैं 24 अप्रैल 1993 को इसे पूरे भारत में, या हम कह सकते हैं संपूर्ण भारत में लागू किया गया। और जब संपूर्ण भारत में लागू कर दिया, भाग 9 पर इसका असर पड़ा, फिर क्या हुआ? भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची, 9वीं बोल दिया मैंने, और 11वीं है, 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं 11वीं अनुसूची के बारे में। 11वीं अनुसूची चलिए, तो पहला प्रश्न तो यही बनता है कि 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया भैया? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1992 में, यानी 1992 में इसको जोड़ा गया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1992 में जोड़ा गया। फिर हमसे प्रश्न पूछेगा कि 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। हम लिख सकते हैं संबंध पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था से संबंध है 11वीं अनुसूची का। और यदि हम बात करें तो इस अनुसूची में 29 विषय रखे गए, 29 विषय रखे गए, और उन विषयों पर कार्य करने की जिम्मेदारी किसको दे दी? ग्राम पंचायत को दे दी। तो यहां से भी प्रश्न आता है कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? तो 29, यानी 29 विषय। अब वो कौन कौन से हैं, इन पर भी हम चर्चा करेंगे। जैसे पहले हम यही बात लिखते हैं, इसके अंतर्गत 29 विषय दिए गए, और इन 29 विषयों पर जो कार्य करेगा वो कौन करेगी? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत इन 29 विषयों पर कार्य करेगी। और यदि हम बात करें तो हम कुछ खास विषय लिख लेते हैं 29 में से, यानी कुछ खास विषय। और यदि हम उन विषयों की बात करें तो जैसे आपका पशुपालन हो गया, और पशुपालन के बाद यदि हम बात करें तो कृषि हो गई, भूमि विकास हो गया, और गांव के बहुत से महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। यदि हम बात करें तो मत्स्य हो गया, मत्स्य पालन, हो गया, पशुपालन हो गया। इसी के अंतर्गत आता है डेयरियों को बढ़ावा देना या दूध के कार्य में लगाना। या हम बात करें लघु उपज या सड़क संबंधी मामले हो गए, पेयजल का मामला हो गया। तो एक खास विषय इतने ही लिख लो। यदि हम बात करें तो गरीबी से संबंधित मामले हो गए, विद्युत से संबंधित मामले हो गए।
तो ये कुछ खास विषय लिखे हैं आपने, बस ये विषय पूछे नहीं जाते हैं, बस आपने इतना याद रखना है कि पंचायती राज व्यवस्थाओं को या पंचायती राज संस्थाओं को 29 विषय यानी 29 विषय दिए गए। अब इसके बाद क्या महत्वपूर्ण पॉइंट हमारे बनते हैं इसको हम जान लेते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इन चीजों को भी हम साझा कर लेते हैं। अगले बिंदु की यदि हम बात करें तो जैसे कि अभी आपने जाना था कि भारतीय संविधान के भाग 9 पर असर पड़ा और इसमें आर्टिकल 243 यानी अनुच्छेद 243 में 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए और अनुच्छेद ए से लेकर ओ तक ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, या हम इसको हिंदी में बोल सकते हैं क्या घेड़ा, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है, हम ये समझेंगे कि ये जो भारतीय संविधान में 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए, इसमें कौन से अनुच्छेद में क्या बात कही गई। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 243 की। तो अनुच्छेद 243 जो है वो परिभाषित करता है पंचायत को कि पंचायत क्या होती है, पंचायत के अंदर क्या क्या चीजें होती है, ये पंचायत कहते किसे हैं। फिर यदि हम बात करें अनुच्छेद 243 के ए की, देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 243 का ए है या फिर कह सकते हैं इसको हिंदी में कै, दोनों भाषाओं में है। अनुच्छेद 243 का ए या 243 का कै, इसमें क्या है, ग्राम सभा को परिभाषित किया गया है कि ग्राम सभा क्या होती है। यदि ग्राम सभा की हम बात करें तो ग्राम सभा में देखिए गांव होता, गांव में जो है सभी लोग होते हैं, गांव की जितनी भी जनसंख्या होती है वो सब ग्रामीण कहलाते हैं, जिसमें बच्चा भी होता, बूढ़ा भी होता, जवान भी होता है, ये सब ग्रामीण होते हैं, ग्रामवासी होते हैं। लेकिन यदि हम बात करें ग्राम सभा की तो जो वयस्क लोग होते हैं जो पंचायत में वोट डालते हैं, जिनको मत देने का अधिकार है, उन्हीं से गठन होता है किसका, ग्राम सभा का। जैसे हम बात करते हैं कि वर्तमान में जो वोट देने के लिए आयु होती है वो 18 वर्ष होती है, तो 18 वर्ष से ऊपर के जितने भी व्यक्ति होंगे वो सब वयस्क होंगे। 18 वर्ष का वयस्क होता है और उसको वोट देने का अधिकार है, तो जो वयस्कों से मिलकर सभा बनती है उसको बोलते हैं हम ग्राम सभा। पहली बात तो यह है कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं समझाता हूं। हम बात करते हैं आर्टिकल 243 के बी की या ख की, तो इसमें पंचायतों का गठन कैसे किया जाएगा इस बात का उल्लेख है। 243 के सी की यदि हम बात करें तो पंचायतों की संरचना है। डी की यदि हम बात करें तो स्थानों का आरक्षण है, मतलब महिलाओं के लिए कितने होंगे, ओबीसी के लिए कितने, या एससी कैंडिडेट के लिए कितने आरक्षण होंगे। इसके एससी कैंडिडेट की यदि हम बात करें तो आबादी के ऊपर डिपेंड करता है। यदि हम बात करें ई की तो अवधि यानी कार्यकाल, जो पंचायती राज होते हैं या पंचायती संस्था होती हैं या ग्राम प्रधान की हम बात करें तो उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, इसकी बात कही गई है ई में। एफ की यदि हम बात करें तो सदस्यों की योग्यताएं, और जी की यदि हम बात करें तो पंचायतों की शक्ति, क्या क्या शक्ति, और एच में शक्ति और उसके साथ निधियां, किन किन निधियों का निर्माण कर सकती है पंचायत। यदि हम बात करें 243 का आय की तो वित्तीय आयोग का गठन, जिसमें फाइनेंशियल की हम यदि हम बात करें तो इन पंचायती राज संस्थाओं को पैसा दिया जाएगा कार्य करने के लिए। जे की यदि हम बात करें तो पंचायतों का लेखा है। फिर 243 के के की यदि हम बात करें तो निर्वाचन, यानी पंचायती राज संस्था के अंदर यानी पंचायतों का निर्वाचन होता है, यानी चुनाव होता है, और चुनाव कौन कराएगा, राज्य का निर्वाचन आयोग। एल की यदि हम बात करें तो संघ राज्य क्षेत्र में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करना, यानी ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जिनके अंदर गांव आते हैं उनमें लागू करना। और एम की यदि हम बात करें तो विशेष क्षेत्रों पर लागू। एन में विधियों और पंचायतों का बना रहना, यानी इनको नष्ट नहीं करना है, इनको बना रहना है। और ओ की यदि हम बात करें तो निर्वाचन मामले में न्यायालयों का हस्तक्षेप, यानी पंचायत से संबंधित यदि कोई दुविधा होती है, कोई परेशानी होती है तो न्यायालय के द्वारा उसमें हस्तक्षेप किया जा सकता है। अब देखिए यदि हम संविधान के भाग 9 की बात करें तो संविधान का भाग जो है 9 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया, और इसमें 243 से लेकर के 243 के हो तक इन कुल मिलाकर के ये 16 आर्टिकल भारतीय संविधान में जोड़े गए। और यदि हम बात करें तो जो 9वां भाग है संविधान का, उसका संबंध है पंचायती राज संस्थाओं से। और यदि हम बात करें तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि यह गांधी जी का एक सपना था
गांधी जी की विचारधारा थी कि गांव का अपना खुद का शासन हो, जिसके लिए उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था ग्राम स्वराज। यानी ग्राम स्वराज जो शब्द दिया गया था वह महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था और गांधी जी की विचारधारा पर जो है इसको लागू किया गया। यदि हम बात करें इन सारे के सारे 16 अनुच्छेदों की, तो इनका संबंध जो है वो गांव से, ब्लॉक से और जिले से है, मतलब इन तीन से है। इन अनुच्छेदों के संबंध की यदि हम बात करें, जो 16 अनुच्छेद हैं, तो इनका संबंध जिला, ब्लॉक और ग्राम, ग्राम कह दे या गांव कह दे, इन तीनों से इन अनुच्छेदों का संबंध है। इसके बाद हम बात करते हैं कि और क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से बन सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और यदि नहीं लिया है तो अब ले लीजिए। इसके बाद यदि हम बात करें तो प्रश्न ये आता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उसमें ग्राम सभा के क्या कार्य होते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभा का पहला कार्य होता है ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना। ये बातें ज्यादा समझाने की नहीं है, आप लोग खुद समझ सकते हैं कि विकास कैसे होगा। यदि हम बात करें गांव की, तो देखिए पहले गांव में क्या होता था, छप्पर होते थे, टूटे फूटे मकान होते थे, कच्चे रास्ते होते थे। तो इन छप्परों को दूर करना, मिट्टी के घरों को दूर करना, पक्के मकान बनाना। और यदि हम बात करें तो बिजली की व्यवस्था करना, खड़ंजे में नालियों का निर्माण करना, सड़कों का निर्माण करना। तो यही क्या होता, विकास होता। तो पहला कार्य ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना। दूसरा कार्य ग्रामीण क्षेत्र की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना या भौतिक आवश्यकताओं पर ध्यान देना। भौतिक आवश्यकताओं को यदि हम बात करें तो जैसे हम उदाहरण लेते हैं बिजली का, यानी लाइट का। कार्यों में पारदर्शिता रखना। पारदर्शिता का मतलब है किसी प्रकार का भेदभाव या भ्रष्टाचारी नहीं होनी चाहिए। ग्राम में एकता लाना। एकता लाने का मतलब क्या है, गांव को सबको मिलजुल करके रहना है। सदस्यों के आय व्यय का ब्यौरा रखना, यानी ग्राम पंचायत के जितने सदस्य होते हैं उनकी आय और व्यय का ब्यौरा रखना। और आगामी बजट पर विचार करना। ये प्रमुख कार्य होते हैं किसके, ग्राम सभा के। यदि हम बात करें अगले बिंदु की, तो जैसे हमने बात करी कि भारत में वर्तमान समय में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है, और वो कौन सी है, 3 स्तर की। यदि हम बात करें तो ग्राम पंचायत, दूसरी पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर, और तीसरी जिला पंचायत जिला स्तर, ये जिला स्तर पर, यानी ये वाली ग्राम पर, और ये वाली ब्लॉक पर, और ये वाली जिला पर। ये त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था भारत में लागू। और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था में कौन कौन से अंग आते हैं, ये तीनों आते हैं। यदि हम बात करें पंचायती राज व्यवस्था की, तो एक स्तर का मतलब है केवल ग्राम पंचायत का होना। भारत के कई राज्यों में एक स्तर की ग्राम पंचायत, एक स्तर की पंचायत राज व्यवस्था भी है। कई राज्यों में 2 स्तर की पंचायती राज व्यवस्था भी है, और बाकी राज्यों में जो है पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है। और कुछ राज्य हमें देखने के लिए ऐसे मिलेंगे, जैसे हम बात करें मेघालय की, नागालैंड की और मिजोरम की, तो इनमें पंचायती राज व्यवस्था लागू है ही नहीं। यहाँ पर क्या है, जनजातीय परिषद है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि भारत के किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है, बल्कि उसके स्थान पर जनजातीय परिषद है। तो वो 3 राज्य, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम। फिर यदि हम बात करें एक स्तर की, मतलब जिसमें केवल ग्राम पंचायत हो। 2 स्तर की मतलब ग्राम पंचायत और पंचायत समिति, और 3 स्तर की हमने जान ली। अब यदि हम बात करें तो भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जिनमें एक स्तर की पंचायत समिति लागू है, यानी ये पंचायत, ग्राम पंचायत। तो केरल में एक स्तर की पंचायती राज व्यवस्था लागू है, त्रिपुरा में, सिक्किम में, और मणिपुर और जम्मू कश्मीर में। फिर यदि हम बात करें यहाँ से, तो भारत के वह राज्य जिसमें 2 स्तरीय है। 2 स्तरीय कौन सी, ये वाले, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति। तो असम, कर्नाटक, ओडिशा, हरियाणा, दिल्ली और पुदुचेरी, इनमें 2 स्तर की पंचायती राज व्यवस्था लागू है। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो और चलते आगे। अब यहां से यदि हम बात करें पंचायत की संरचना की, पंचायत की संरचना, तो देखिए पंचायत की संरचना के बारे में हमने एक आर्टिकल पढ़ा था। तो आर्टिकल 243 का सी, तो आर्टिकल 243 का सी क्या कहता है, पंचायतों की संरचना। और पंचायतों की संरचना की यदि हम बात करें तो उसमें कौन कौन सदस्य होंगे और कौन क्या बनेगा।
यदि हम बात करें तो यहाँ से 3 प्रमुख नाम आ जाते हैं। यदि हम बात करें, एक होता है जिला पंचायत। जिला पंचायत, तो जिला पंचायत का जो होता है वो अध्यक्ष होता है। दूसरी यदि हम बात करें ब्लॉक की, तो ब्लॉक का जो होता है वह प्रमुख होता है। और तीसरी बात यदि हम बात करें ग्राम की, तो ग्राम में क्या होता है, प्रधान होता है। यदि हम बात करें इन तीनों के चुनाव की, तो उनका चुनाव होता है, और चुनाव विशेष रूप से जो होता है वो इसका होता है। चुनाव जो होता है वह इसका होता है, होता तो इनका भी है लेकिन इसका होता है, और इसका चुनाव जो होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। और इन दोनों का जो चुनाव होता है, किसका, जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का, तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप का आपने समझा होगा कि गांव में एक तो प्रधान बनता है और एक बनता है बीडीसी मेंबर। तो जो बीडीसी मेंबर होता है, वो बीडीसी मेंबर किसको चुनता है, ब्लॉक प्रमुख को, यानी ब्लॉक प्रमुख को। आपने देखा भी होगा गांव में कि बीडीसी मेंबर जो होते हैं प्रमुख ले जाते हैं, और जिसके वोट ज्यादा होते हैं वही प्रमुख बन जाता है। और जिला पंचायत अध्यक्ष की यदि हम बात करें तो इसका भी, ये ब्लॉक प्रमुख जो है इसको चुनते हैं। फिर यहाँ से प्रश्न ये बनेगा, क्या प्रश्न बनेगा कि भारत में यानी चुनाव के लिए जो ये ग्राम प्रधान का चुनाव होगा, इसका चुनाव कौन कराएगा, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग, और निर्वाचन आयोग जो चुनाव कराएगा वो होगा राज्य का। राज्य का निर्वाचन आयोग इसका चुनाव कराएगा, और चुनाव में जो भाग लेंगे वो 18 वर्ष से अधिक आयु वाले लेंगे। अब देखिए मैं सारी बातें लिखूंगा नहीं, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। जो बातें मैं आपको बताता जा रहा हूँ, आप वीडियो को पुश कीजिए और फटाफट नोट करना शुरू कर दीजिए। यदि हम बात करें तो भारत में जो है चुनाव आयोग 2 होते हैं। एक होता है केंद्र सरकार का चुनाव आयोग, एक होता है राज्य सरकार का चुनाव आयोग। और राज्य सरकार का चुनाव आयोग ही ग्राम प्रधानी का चुनाव कराता है। और इस चुनाव में भाग जो लेते हैं वो 18 वर्ष की आयु का व्यक्ति भाग लेता है, या उससे अधिक आयु की व्यक्ति का भाग लेता है। फिर यदि हम बात करें ग्राम पंचायत के कार्य की, तो इसका कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। और क्या क्या कार्य करते हैं वो मैंने सब लिखवाया। या तो आप इतना समझ लीजिए कि गांव के विकास के लिए जो कार्य होते हैं वो ग्राम पंचायत कार्य करती है। फिर ये निर्वाचन आयोग जो होता है, इस निर्वाचन आयोग में एक मुख्य अधिकारी होता है जिसको बोलते हैं निर्वाचन आयुक्त। और इस निर्वाचन आयुक्त की यदि हम बात करें तो राज्य स्तर पर नियुक्ति जो करता है वो राज्यपाल करता है। फिर सवाल ये भी बनता है कि जो पंचायत होती है वो 1 साल में 2 बैठक करेगी, यानी कहने का मतलब यह है प्रत्येक बैठक में 6 माह से अधिक का अंतराल ना हो। और यदि हम बात करें योग्यता की, तो ग्राम प्रधान की योग्यता की बात करें तो ग्राम प्रधान के लिए उस गांव का निवासी होना अनिवार्य है जिस गांव से वह चुनाव लड़ रहा है, और उसकी आयु 21 वर्ष हो। यानी ग्राम प्रधान के लिए आयु, यदि हम बात करें प्रधान के लिए आयु की, तो उसकी आयु 21 वर्ष हो। और यदि हम बात करें जो वोट देगा यानी वोटर, तो उसकी आयु कितनी हो, 18 वर्ष हो। प्रधान के लिए 21 वर्ष और वोटर की 18 वर्ष। और ये योग्यता हो गई। दूसरी बात यदि हम करें यहां से, तो प्रश्न ये भी आ जाता है, क्या भारत का नागरिक हो और पागल व दिवालिया ना हो, पागल व दिवालिया न हो। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके बाद यदि हम बात करें तो प्रश्न ये भी बनता है कि साहब ग्राम पंचायत के अधिकारी को कैसे हटाया जाता है। तो उसके जो मेंबर होते हैं उस मेंबरों के द्वारा उसको हटाया जा सकता है, जो वार्ड मेंबर होते हैं। लेकिन हटाने से पहले 30 दिन सूचना देनी होती है, और उस 30 दिन की सूचना के अंदर एक बैठक होती है। बैठक में यदि वो अपने प्रश्नों के जवाब सही रूप से दे पाता है तो वह ठीक है, नहीं तो वह हट जाता है। लेकिन देखा जाए तो 100% नहीं तो 99% ऐसा जो है गाँव के स्तर पर देखा नहीं जाता है। यदि हम बात करें ग्राम पंचायत की शक्तियों की, तो ग्राम पंचायत की शक्तियों के अंतर्गत 29 विषय आते हैं, और उन 29 विषयों पर जो कार्य करती है वो ग्राम पंचायत करती है। फिर यहाँ से यदि हम बात करें किसकी, क्षेत्र पंचायत समिति की, तो क्षेत्र पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर होती है, और गांव को जितनी भी योजनाएं मुहैया कराती है वह ब्लॉक के द्वारा ही होती है। यानी पहले देश से राज्य, राज्य से कहाँ पर आएगी, जिले में, और जिले से कहाँ आएगी योजना, ब्लॉक में, और ब्लॉक से योजना आ जाएगी गाँव में। और यदि हम बात करें तो ब्लॉक में गांव के लिए एक सबसे बड़ा अधिकारी होता है जिसे बोलते हैं हम बीडीओ, यानी खंड विकास अधिकारी, या इंग्लिश में बोल देते हैं बीडीओ, यानी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर।
तो ये जो होता है ये प्रधान के अंडर में रह करके कार्य करता है और इसके द्वारा जो है गांव को जैसे आवास आवंटित कराए जाते हैं, नई योजनाएं आवंटित कराई जाती हैं और कॉलोनी वगैरह इसको दिला दी जाती हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों ये तो था हमारा पंचायती राज व्यवस्था को लेकर के टॉपिक और आज हमने पूरी की पूरी पंचायती राज व्यवस्था को कवर किया। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो और हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें यदि अभी तक आपने नहीं किया हो तो साथ में बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि जिससे हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। एक और विशेष बात कि इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। यदि आपको कोई प्रश्न पूछना है या किसी प्रश्न का जवाब आपने मांगना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपका क्या प्रश्न होगा हम उसका जवाब तत्पर देंगे, तुरंत आपको देंगे। ठीक है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, एकदम शानदार जबरदस्त जिंदाबाद अपनी जिगरी क्लास में। कल फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए थैंक यू।